भारी दरवाजे के पास 10 से ज्यादा पहरेदार उदासीन आंखों से गेट के सामने मजबूती से खड़े थे, उसे रोक रहे थे। गेट के एक कोने में कुर्सी पर एक अलग थलग सा दिखने वाला आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक कलम और एक मोटी किताब थी। इस समय कई कबीले के लोग बूढ़े आदमी के सामने एक पंक्ति में खड़े थे। उनमें से हर एक ने जो भी क्यूई विधि लाई थी ताकि वे उस पर हस्ताक्षर कर सकें। ऐसा करने के बाद वे 10 या उससे ज्यादा पहरेदारों की ठंडी निगाहों के नीचे सावधानी से मंडप से बाहर निकल गए। क्यूई विधि मंडप छोड़ने की यही प्रक्रिया थी। क्यूई विधि मंडप में प्रवेश करने से पहले जियाओ यान और बाकी सभी को प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, इसलिए यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। क्यूई विधि मंडप एक ऐसी जगह थी जहां कबीले की सभी क्यूई विधियां आयोजित की जाती थी। ऐसी विधियां जिन्हें कबीले ने दर्जनों पीढ़ियों से कड़ी मेहनत से हासिल किया था। ये क्यूई विधियां जियाओ कबीले की नींव थी, इसलिए कबीले ने विधियों पर बेहद सुरक्षात्मक उपाय किए थे। कबीले के पास एक खास तरह के बांस से बने क्यूई विधि स्क्रॉल थे। बांस को मां बेटे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मां का हिस्सा हथेली के आकार का था, जबकि बेटा हिस्सा 1 दर्जन मीटर तक बड़ा हो सकता था। चूंकि तकनीक स्क्रॉल इस विशेष सामग्री से बने थे, इसलिए जब तक कबीले का मुखिया मां के हिस्से को पकड़े रहता, तब तक कोई भी स्क्रॉल लेकर भाग नहीं सकता था। जैसे ही कोई बेटे के स्क्रॉल के साथ क्षेत्र से बाहर निकलता, मां का स्क्रॉल सभी को सूचित कर देता। माता पिता के प्रभाव का क्षेत्र पूरे जियाओ कबीले को कवर करता था। इसलिए एक बार जब कोई तकनीक स्क्रॉल जियाओ कबीले से बाहर निकलता है तो उसका पता चल जाता है। बेशक इस दुनिया में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। पर्याप्त शक्तिशाली डू क्यूई वाला व्यक्ति स्क्रॉल के बीच के कनेक्शन को बलपूर्वक नष्ट कर सकता है। हालांकि उस स्तर की शक्ति के साथ कोई हुआंग स्तर की क्यूई विधियों को चुराने की जहमत क्यों उठाएगा। कुछ समय तक लाइन में इंतजार करने के बाद आखिरकार जियाओ यान की बारी आई। आगे की ओर चलते हुए उसने अपनी जेब से एक क्यूई विधि निकाली और उसे बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। जियाओ यान से गहरे लाल रंग का स्क्रॉल प्राप्त करने पर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हैरान रह गया। उसकी आंखों ने जल्दी से लड़के का मूल्यांकन किया और उसने खुद से सोचा, ये जलती हुई लौ शोधन नवीडुआन क्यूई की शक्ति वाली ढाल द्वारा संरक्षित था। ये छोटा सा बच्चा ये सोचने के लिए कि वो वास्तव में इससे बाहर निकल सकता है, ऐसा लगता है कि उसके पास आखिरकार कुछ कौशल है। ये रिकॉर्ड करने के बाद कि जियाओ यान के पास वो स्क्रॉल था, बूढ़े व्यक्ति ने उसे वापस कर दिया और उदासीनता से चेतावनी दी, मुझे लगता है कि आप नियम जानते हैं, है ना? स्क्रॉल कबीले से बाहर नहीं जा सकता है, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। आपको 1 साल बाद स्क्रॉल वापस करना होगा। इसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लापरवाही से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान एक तरफ चला गया। वो सामने के दरवाजे पर झुक गया और जुन एर के स्क्रॉल के रिकॉर्ड होने का इंतजार करने लगा। जियाओ यान को हल्की मुस्कान दिखाते हुए जुन एर ने अपनी बर्फ जैसी सफेद कलाई को आगे बढ़ाया और अपना स्क्रॉल निकाला। जुन एर को अपने सामने खड़ा देखकर बूढ़े आदमी के भावहीन चेहरे पर अचानक एक सम्मानजनक मुस्कान उभर आई। स्क्रॉल को प्राप्त करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करते हुए उसने फिर जल्दी से स्क्रॉल के उधारकर्ता को रिकॉर्ड किया। एक तरफ खड़े होकर जियाओ यान ने बूढ़े आदमी के रवैये में बदलाव देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। जियाओ यान की उंगलियां सहज रूप से थोड़ी मुड़ी हुई थी। चूंकि ये बूढ़ा आदमी क्यूई विधि मंडप का प्रभारी था, इसलिए कबीले में उसका स्थान 3 बुजुर्गों में से एक के बराबर था। जियाओ यान ने सुना था कि कबीले में इस बूढ़े आदमी का उपनाम ठंडा दिल वाला जियाओ हान था। ये बूढ़ा आदमी, भले ही वो अपने पिता से ही क्यों न हो, फिर भी विदेशी तरीके से बात करता था। एक बूढ़ा भावहीन चेहरा, हाल ही में मरे हुए व्यक्ति की मांसपेशियों की तरह कठोर मृत्यु से कठोर। ये ठंडा चेहरा वाला बूढ़ा आदमी, जो कबीले के बुजुर्ग का भी सम्मान नहीं करता था,
जुन एर के सामने इतना सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। इसने एक बार फिर जुन एर की पहचान में जियाओ यान की दिलचस्पी जगाई। अपनी नाक रगड़ते हुए उसने सोचा कि कैसे हर बार जुन एर अपनी पहचान के बारे में चुप रहती थी। अपना सिर उठाकर उसने देखा कि जुन एर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आ रही है। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए वो उसके साथ सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। भीड़ भरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए जियाओ यान ने ताजी हवा में सांस ली। क्यू मेथड पेविलियन के अंदर का माहौल सामान्य रूप से सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा दमनकारी था। क्या हुआ यानेर? एक आकृति के नजर आने पर जियाओ यान ने धीमी हंसी से उसका स्वागत किया। क्यू मेथड पेविलियन के दरवाजे से झांकते हुए आकृति ने मुस्कुराते हुए पूछा। अपने पिता की ओर मुस्कुराने के लिए अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने अपनी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आस्तीन के अंदर से एक लाल स्क्रॉल निकला। मुझे मिल गया। लाल स्क्रॉल को देखकर जियाओ झान ने तेजी से सांस ली। ये अच्छी बात है कि तुम इसे पाने में सक्षम हो, उसने धीमी आवाज में कहा। अपने पिता के हाव भाव देखकर जियाओ यान खुद को रोक नहीं सका और उसके साथ गर्व से भरी हंसी के साथ दहाड़ने लगा। जियाओ यान के कंधे पर हाथ रखकर जियाओ झान मुस्कुराया। अब जब तुम्हारे पास क्यूई विधि है, एक बार जब तुम डूजे बन जाओगे तो तुम असली में डू क्यूई का अभ्यास कर पाओगे। जियाओ यान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और लाल स्क्रॉल को अपनी आस्तीन में वापस कर दिया। वो धीरे से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि उस क्यूई विधि में क्या खास है। एक क्यूई विधि जो विकसित हो सकती है, क्या यह संभव भी है? ये तियान स्तर की क्यूई विधि से भी अजीब है। याओ लाओ के अजीब लेकिन घमंडी शब्दों को याद करने की कोशिश करते हुए जियाओ यान ने कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। वो अभी अभी अपने जीवन की सबसे बेहतरीन क्यूई विधियों में से एक से मिला था। जुन एर की उच्च जुआन स्तर की क्यूई विधि, फ्लेम मैनिपुलेशन। सच कहूं तो जब उसने इसे अस्वीकार किया तो उसे आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। आखिरकार उस स्तर की क्यूई विधियां न केवल महंगी थी बल्कि बेहद दुर्लभ भी थी। अपने माथे को खुली हथेली से मालिश करते हुए वो जुन एर की दयालुता को अस्वीकार करने पर पछताने लगा था, लेकिन काम पहले ही हो चुका था। बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ यान के पास जुन एर से फिर से पूछने का साहस नहीं था, इसलिए उसके पास प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि याओ लाओ उसके साथ खिलवाड़ न करे, अन्यथा वो सभी में सबसे बड़ा हारने वाला होगा। ये केवल हाई जुआन है, इसमें कुछ खास नहीं है। भले ही वो सामान्य नहीं है, लेकिन क्यूई विधियों का उसका संग्रह संभवतः मेरे संग्रह से तुलना नहीं कर सकता। जब जियाओ यान प्रार्थना कर रहा था कि याओ लाओ धोखा न दे, याओ लाओ ने हल्की सी गुनगुनाहट की और बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार तुम कुछ तो कहो। अपने विचारों के भीतर की आवाज सुनकर जियाओ यान ने अपनी नाक खुजाई। बोलते समय उसके मुंह पर एक सुखद मुस्कान आ गई। इतना कुछ कहने का उसका उद्देश्य ये था कि वो उस बूढ़े बूढ़े को कुछ शांत करने वाला कहने के लिए मजबूर कर सके। तुम छोटे बदमाश, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। जियाओ यान के मन के भीतर से एक प्रतिध्वनि निकली। याओ लाओ को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इसके बजाय उसने कहा, बेटे, डू क्यूई का अभ्यास करते रहो। क्यूई विधियां ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए। मेरी विधियां खराब नहीं होंगी। भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां उस छोटी लड़की से कम नहीं होंगी। उसका वंश केवल अहम है। भले ही जियाओ यान निराश था कि अंतिम वाक्य समझ से परे था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे उसके प्रश्न का उत्तर दिया गया था ताकि वो डू क्यूई का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सके, ताकि वो डू जे बन सके। ये पहला कदम था जो उसे मजबूत बनने के लिए उठाना था और नालन यानरान को खोजने के लिए जो काफी समय से उसके दिमाग में था। क्यूई विधि चयन के बाद पूरा कबीला सामान्य से कहीं ज्यादा खाली लग रहा था।
जो युवा कबीले के सदस्य सात डुआन क्यूई हासिल करने में असमर्थ थे। उन्हें कबीले के घर के बाहर विभिन्न कबीले व्यवसायों में नियुक्त किया गया था, जहां वे अपने अपने व्यापार के गुर सीखेंगे। कबीले के प्रतिभाशाली सदस्य, जिन्होंने सफलतापूर्वक क्यूई विधि प्राप्त की थी, उन्होंने अपने क्यूई विधि कौशल को जल्द से जल्द सीखने की उम्मीद में कठोर प्रशिक्षण में खुद को डुबोना शुरू कर दिया। जैसे जैसे जलता हुआ सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा, गर्मी की किरणें धरती को भट्टी की तरह पका रही थी। जमीन से निकलने वाली गर्मी की लहरें हवा में लहरें पैदा कर रही थी, जिससे हवा विकृत और धुंधली हो रही थी। जियाओ कबीले की सीमा पर पहाड़ के ऊपर घने जंगल में सूरज की रोशनी घने पत्तों के बीच से टपक रही थी। पत्तियों से ढकी जमीन पर रोशनी की छोटी छोटी बूंदें बिखेर रही थी, जैसे आसमान सितारों से भरा हो। छोटे से जंगल में दो परछाइयां आपस में मिल रही थी और एक दूसरे को काट रही थी। जब भी उनकी हथेलियां आपस में मिलती थी, तो विस्फोट हवा में लहरें पैदा करते थे। प्रत्येक आदान प्रदान से हिंसक हवाएं बहन निकली, गिरे हुए पत्तों के बीच से गुजरते हुए उन्हें हवा में उछाल दिया। एक और भयंकर प्रहार में संलग्न होकर जियाओ यान ने जुनेर के सुंदर हाथों को रोकने के लिए दोनों हथेलियों का इस्तेमाल किया और प्रत्येक जवाबी हमले के साथ एक दबी हुई धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि प्रत्येक हमला हल्का लग रहा था, लेकिन वास्तव में जब भी कोई हमला होता तो वो तुरंत क्रूर और शक्तिशाली हो जाता। जियाओ यान के मुंह के कोने फड़कने लगे, क्योंकि उसे एक जोरदार बल लगा, इतना जोरदार कि वह 2 कदम पीछे हट गया। दूसरी ओर जुनएर को अपनी नाजुक हथेलियों पर चोट लगने लगी थी, क्योंकि उसे कई बार मारा गया था। जियाओ यान को पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए देखकर जुनएर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके सुंदर हाथ धीरे धीरे हवा में नाच रहे थे। उसकी उंगलियां एक सुनहरी रेशमी चमक में लिपटी हुई थी। अचकचका, इतना मजबूत। शांत होते हुए, थोड़ा चौंके हुए जियाओ यान ने अंदर से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें जुनएर की ओर निर्देशित की। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने अपने होठों को चाटा, एक मजबूत युद्ध की लालसा प्रकट की। उसने अचानक अपने पैरों के तलवों से खुद को जमीन से धकेला और आगे की ओर भागा। उसके पीछे कीचड़ के कण बिखरे हुए थे। आने वाले जियाओ यान पर एक नजर डालते ही जुनएर के नाजुक मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसके हाथों पर सुनहरी चमक तेज हो गई। जियाओ यान के आगे बढ़ने के बाद एक छोटा गड्ढा रह गया था। वो अचानक जुनएर से 1 मीटर दूर रुक गया। उसका रुकना इतना सही था, ऐसा लग रहा था जैसे जियाओ यान कभी हिला ही नहीं था। जियाओ यान के अपने आंदोलनों पर नियंत्रण की गहराई को देखकर जुनएर की शरद ऋतु के पानी की आंखों में प्रशंसा की भावना झलक रही थी। ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही उसकी दौड़ती हुई आकृति अचानक रुकी, उसका दाहिना पैर जमीन से टकराया, जिससे उसका शरीर घूमने लगा। उसके हमले की ताकत बढ़ गई। शक्ति से भरकर उसका बायां पैर हवा में घूम गया, जिससे हवा की एक कान चीर देने वाली चीख निकली। भयंकर रूप से उसने जुनएर पर अपना वार किया। जियाओ यान के भयंकर हमले को देखकर जुनएर ने जवाब में अपनी सुंदर ठुड्डी को थोड़ा हिलाया। उसके नाजुक हाथ प्रकाश की एक अजीब अर्धवृत्ताकार ढाल में बदल गए, जो बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यान के बाएं पैर से टकराए। धमाका। टक्कर से एक धीमी सी आवाज हुई, जिससे जमीन पर पड़ी पत्तियां आसमान में उड़ गई और फिर बिखर गई। एक क्षणिक टक्कर में पैर मुट्ठी से टकराया और एक पल बाद दोनों आकृतियां पीछे धकेल दी गई। वार की ताकत जियाओ यान के शरीर को 4 से 5 मीटर हवा में धकेलने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही उसका शरीर नीचे की ओर गिरा, उसने अपने दाहिने हाथ को पास के एक पेड़ की ओर झुकाया और गिरने के बल को नकारने के लिए एक चूषण बल उत्सर्जित किया। एक पेड़ की शाखा से कूदते हुए वो स्थिर रूप से जमीन पर उतरा। जुनएर को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जिसे उसी तरह कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया था
जियाओ यान ने अपने होठों को चटकाया और हंसते हुए पूछा, वो डू तकनीक क्या थी जिसका आपने इस्तेमाल किया था? उच्च स्तर की जुआन डू तकनीक, निगल की वापसी। जब महारत हासिल की जाती है तो ये प्रतिद्वंद्वी के हमले के बल को वापस करने में सक्षम होती है। मैं केवल शुरुआती स्तर पर हूं, इसलिए मैं केवल 10% शक्ति ही वापस कर सकता हूं। जवाब देते हुए जुन एर मुस्कुराया। समझने के बाद जियाओ यान के भीतर से एक विचार उभरा, दूसरे का मुकाबला करने के लिए एक बल उधार लेना। बड़े भाई जियाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई ये डू तकनीक भी बुरी नहीं है। अगर जुन एर एक स्टार डू से नहीं होता, जिसकी शक्ति आपसे ज्यादा होती, तो मैं उस हमले से होने वाली मजबूत शक्ति का सामना करने में असमर्थ होता। जुनेर मुस्कुराई। उसकी आंखों में 2 अर्धचंद्राकार आकृतियां बन गई। जियाओ यान ने बिना कोई टिप्पणी किए कंधे उचका दिए, आलस से अपनी गर्दन घुमाई। एक उच्च स्तरीय लड़ाई ने मांसपेशियों की थकान और मानसिक थकावट पैदा कर दी। अपने चेहरे से पानी की तरह बह रहे पसीने को पोंछते हुए जियाओ यान ने अपनी शर्ट उतारने से पहले चुपचाप गर्म और उमस भरे मौसम को कोसा। शर्ट के नीचे उसका युवा, कुछ हद तक तंग गया और तंदुरुस्त शरीर दिखाई दे रहा था। भले ही इसे मांसल नहीं माना जाता था, लेकिन उसके छोटे शरीर में एक विस्फोटक शक्ति छिपी थी। आधे नग्न जियाओ यान का आनंद लेते हुए जुनेर का सुंदर चेहरा लाल हो गया। जियाओ यान ने अपने कपड़े पकड़े और थके हुए चूना पत्थर की चट्टान पर झुक गया। जुनेर का सामना करते हुए उसने एक कड़वी हंसी निकाली। 2 महीने हो गए हैं, फिर भी मैं अभी भी 8 डुआन क्यूई में फंस गया हूं। कुछ हद तक असहाय जियाओ यान को देखते हुए जुनेर ने अपने होंठ दबाए और हंसी। शालीनता से बैठते हुए वो जियाओ यान के साथ जुड़ गई और चूना पत्थर की चट्टान पर झुक गई। उसने जियाओ यान से पसीने से भरे कपड़े वापस लिए और उसके शरीर से पसीना धीरे से पोंछा। उसे सांत्वना देते हुए उसने कहा, 8वीं से 9वीं डुआन क्यूई डू क्यूई अड़चन चरण की शुरुआत है। जियाओ यान गेगे को अधीर नहीं होना चाहिए। जब समय सही होगा तो जो होना चाहिए वो होगा। इस बिंदु पर जुनेर ने अचानक एक गर्म नजर महसूस की और ऊपर देखा। उसने पाया कि जियाओ यान उसे घूर रहा था। लाल होते हुए उसने चंचलता से कहा, जियाओ यान गेगे। युवा युवती की कोमल और चंचल आवाज नम जंगल में एक ताजा हवा की तरह थी। गर्म मौसम की वजह से जुनेर ने एक छोटा हल्का हरा एप्रन पहना था, जिसमें उसकी लंबी आकर्षक गर्दन के नीचे सफेद त्वचा का एक प्यारा सा पैच दिखाई दे रहा था। इसके अलावा युवा युवती के विकसित होते हुए मार्शमेलो उसके कपड़ों की तंग रूपरेखा से प्रकट हो रहे थे, जिससे युवा शरीर में सुंदरता की भावना पैदा हो रही थी। इस तरह के खूबसूरत दृश्य का सामना करते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाओ यान थोड़ा विचलित महसूस कर रहा था। जुनेर द्वारा अपनी मूर्खता से जागने के बाद जियाओ यान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक शर्मिंदगी भरी हंसी निकालते हुए वो ठंडे चूना पत्थर पर लेट गया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे जुन एर के छोटे हाथों की जोड़ी उसके शरीर पर धीरे धीरे रगड़ने लगी। जुन एर ने जियाओ यान के शरीर को पोंछने में मदद की। उसके गुलाबी होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर झुके। बिना मुड़े उसने चुपके से उसके शरीर पर नजर डाली, लेकिन ये देखकर चौंक गई कि अनजाने में ही वो सो गया था। बेबस होकर अपना सिर हिलाते हुए जुनेर ने यह भी समझ लिया कि आज की उच्च स्तरीय लड़ाई ने उसे थका दिया है। अपनी नाक सिकोड़ते हुए उसने कपड़े नीचे रखे, क्योंकि उसकी उंगलियों पर एक नरम सुनहरी चमक इकट्ठा होने लगी थी। असंवेदनशील जियाओ यान पर एक और नजर डालते हुए जुनेर ने जियाओ यान की त्वचा पर एक उंगली रखी। सुनहरी रोशनी उंगली के साथ साथ चलती हुई जियाओ यान के शरीर में समा गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी स्थानांतरित हुई, जुन एर के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी और वो अपने दांत पीसती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो स्थानांतरण जारी रखने के लिए तैयार हुई,
उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जब वो चूना पत्थर के पास गहरी नींद में था, जियाओ यान के शरीर के भीतर से अचानक एक अथाह चूसने वाली शक्ति उत्पन्न हुई। डू क्यू की रेखाएं आसपास से इकट्ठी हुई और तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। ओह, क्या ये एक सफलता है? झुन एर के छोटे से मुंह के ओ के आकार में बनने पर सदमे और विस्मय की एक आह सुनी जा सकती थी, और वो चुपचाप जियाओ यान को देखती रही, क्योंकि वो अनजाने में डू क्यू को अवशोषित कर रहा था। छोटे हरे भरे जंगल में सफेद डू क्यूई के धागे हवा में बह रहे थे, जो लगातार जियाओ यान के शरीर द्वारा अवशोषित हो रहे थे, जबकि वो सो रहा था। जियाओ यान को देखकर, जो व्यावहारिक रूप से एक ऊर्जा सिंह बन गया था, जुनेर को सुखद आश्चर्य हुआ। चुपचाप उसके बीच कुछ दूरी बनाते हुए वो मौन निगरानी में खड़ी रही और क्षेत्र की रखवाली की। अगर जियाओ यान को प्रशिक्षण ध्यान की स्थिति से जगाया जाता, तो वो एक और स्तर आगे बढ़ने का मौका खो देता। जियाओ यान की उन्नति की सफलता लगभग निश्चित कही जा सकती थी। जैसे ही डू क्यूई अवशोषित हुई, जियाओ यान के चेहरे पर थकान के हल्के निशान धीरे धीरे फीके पड़ गए। गर्म जेड के टुकड़े की तरह उसका नाजुक और सुंदर चेहरा एक पीली रोशनी से चमक उठा। अगले 1 घंटे तक ये घटनाएं छोटे घने जंगल में चलती रही, जब तक कि अंत नहीं आ गया। आखिरकार जब डू क्यूई की आखिरी किरणें जियाओ यान में प्रवेश कर गई, तो छोटे जंगल ने अपनी मूल शांति वापस पा ली। सूरज की जलती हुई किरणें जंगल पर चमकती रही, हालांकि जियाओ यान की आंखें कसकर बंद थी। फिर भी उसकी छाती एक सहज और स्थिर तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी। जुनेर ने यह देखकर राहत की सांस ली, आराम किया और धीरे से हंसी। वो आखिरकार नवे डुआन क्यू तक पहुंच गया है। शायद आधे साल में जियाओ यान गेगे एक डू क्यू चक्रवात को संघनित करने और एक सच्चे डू जेब बनने में सक्षम हो जाएगा। अपने होठों पर एक हल्की फुल्की मुस्कान के साथ जुन एर पास के एक चूना पत्थर पर कूद गई और एक क्रॉस लेग्ड स्थिति में बैठ गई। अपनी कोहनी घुटनों पर हथेलियों को अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए, जबकि उसकी उंगलियां उसके गालों पर थी, वह जियाओ यान के जागने का इंतजार कर रही थी। आसमान धीरे धीरे शाम की ओर मुड़ गया था जब जियाओ यान आखिरकार अपनी गहरी नींद से जागा। उलझन में अपनी आंखें झपकाते हुए जियाओ यान ने होश में आने से पहले खाली आंखों से इधर उधर देखा। अपना सिर उठाते हुए उसकी नजर डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में लिपटी एक आकृति पर पड़ी। तरल पानी की तरह चमकदार और साफ एक जोड़ी आंखें उससे मिली। वो मुस्कुराया। क्या जियाओ यान गेगे आखिरकार जाग गया है? जुनेर ने हाल ही में जागे हुए जियाओ यान से सवाल पूछते हुए एक प्यारी सी हंसी निकाली। मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए जियाओ यान उठ खड़ा हुआ। अपनी सुन्न गर्दन को घुमाते हुए उसने आलस से खिंचाव किया। पीली पाला हड्डियों के एक दूसरे से टकराने की संतोषजनक आवाजें एक ऐसे शरीर से सुनी जा सकती थी जिसने अभी अभी डुआन क्यूई उठाया था। सफलता प्राप्त करने की भावना से चकित जियाओ यान ने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और फिर उसे फिर से खोला। उसका जबड़ा थोड़ा ढीला हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा संदेह और अनिश्चितता के बराबर भागों से भर गया और उसने कहा, क्या मैं 9 डुआन क्यूई तक पहुंच गया हूं? जियाओ यान की हैरानी भरी नजर को दिलचस्पी भरी नजर से देखते हुए जुन एर हंसने लगी। जुन एर के सिर हिलाने पर जियाओ यान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और मुस्कुराने लगे। उसका दिल खुशी से हैरान था, हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। पिछली बार जब उसने कोई सफलता हासिल की थी, तब वो सो रहा था। इस बार उसने सोते समय ही सफलता हासिल की। सफलता हासिल करने का ये तरीका थोड़ा हास्यास्पद था। हवा में कुछ बार जोरदार मुक्का मारते हुए और कुछ घंटों पहले की तुलना में डू क्यूई को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए जियाओ यान खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अपने मन से सुखद आश्चर्य को पूरी तरह से निकालने के बाद जियाओ यान को आखिरकार
आसमान के धुंधले रंग का एहसास हुआ। जुनेर को माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए उसे पता था कि वो इस पूरे समय उसका इंतजार कर रही थी। अपने कपड़े वापस पहनते हुए उसने जुनएर के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। नहीं जा रहे हो? आज अच्छा दिन है, तो क्यों न तुम वो तांग शहर में एक बढ़िया भोजन का आनंद लो। टीएल, जी भाई और जी जी भाई, एक्साई एक्साई, मुझे सबसे महंगा भोजन चाहिए, उसने अपनी हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। कुछ देर तक चूना पत्थर पर पैर रखकर वो धीरे से जियाओ यान के बगल में बैठ गई और एक हल्की घंटी जैसी हंसी निकाली जो पूरे हरे जंगल में फैल गई। पूरी दोपहर तक इंतजार करने के लिए, जुनएर का शुक्रिया अदा करने के लिए, जियाओ यान ने कबीले में उससे अलग होने से पहले जुनएर को वो तांग शहर के चारों ओर टहलने के लिए ले जाने का ख्याल रखा। अपने अभी भी कुछ हद तक उत्साहित पैरों को घसीटते हुए अपने कमरे में वापस आते हुए जियाओ यान अपने बिस्तर पर भारी होकर गिर पड़ा और अपनी रजाई को गले लगा लिया। खुद से एक नरम बड़बड़ाहट के साथ उसने कहा, आखिरकार, मैं आखिरकार एक बार फिर से डूझे बनने जा रहा हूं। अरे, ये सफलता तुमने अभी अभी हासिल की है, ये उस छोटी लड़की की वजह से है। कमरे के बीच से एक बूढ़े आदमी की हंसी अचानक सुनाई दी। एक पलक उठाते हुए जियाओ यान ने आलसी ढंग से याओ लाओ को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। जुनेर का इससे क्या लेना देना है? उसका निश्चित रूप से एक हिस्सा था, अन्यथा तुम्हें खुद ही सफलता हासिल करने में एक सप्ताह लग जाता। याओ लाओ का पारदर्शी शरीर एक कुर्सी पर बैठ गया, उसका सहज स्वर पूरे कमरे में गूंज रहा था। अपने कंधों को सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना सिर वापस अपनी रजाई में डाल दिया। अभी मैं पहले से ही 9 डुआन पर हूं। अगर मैं डूजे बनने के लिए सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे डर है कि मुझे एक और आधा साल या उससे भी ज्यादा समय लगेगा। ये कहने के बाद वो क्षण भर के लिए रुका और अपनी रजाई उतार फेंकी। उसका पहले से केंद्रित चेहरा उदास हो गया। उसकी आवाज अब एक ठंडी टोन प्रकट कर रही थी। 1 साल पहले ही बीत चुका है और फिर भी मैं अभी भी एक स्टार डूजे नहीं हूं। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो मुझे डर है कि मैं 3 साल में नालन यानरान को नहीं पकड़ पाऊंगा। यह सुनकर याओ लाओ ने उसकी ओर देखने के लिए एक आंख उठाई, लेकिन चुप रहा। नालन यानरान को मिस्टी क्लाउड के गुट के अगले गुट के नेता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसकी प्रतिभा को बिल्कुल भी कम नहीं कहा जा सकता है और मिस्टी क्लाउड का गुट भी काफी मजबूत है। उनके बीच में दुर्जे कीमियागर पिल किंग गुहे भी है। अगर वो नालन यानरान की मदद करता तो उसकी गति भयानक होती। ये मेरी प्रशिक्षण गति से कम नहीं होगी। जियो यान ने खुद से जोर से सोचा। याओ लाओ ने अपना सिर जियो यान की ओर झुकाया और देखा कि जियो यान की चमकदार क्रिस्टल जैसी आंखें खुद पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। याओ लाओ तुरंत हंसने लगा, लेकिन फिर भी कोई टिप्पणी नहीं की। याओ लाओ के चेहरे को देखते हुए जियो यान केवल अपनी आंखें घुमा सकता था। उसके शब्द व्यर्थ थे। हे! कुछ देर चुप रहने के बाद याओ लाओ ने धीरे से आह भरी। जियो यान की ओर चलने के लिए खड़े हुए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वो गुहे 7/6 स्तर के कीमियागर से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या वह पिल किंग कहलाने के योग्य भी है? गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा वो और क्या कर सकता है? याओ लाओ को इस तरह से बात करते हुए सुनकर जियो यान के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। इस समय वो जानता था कि रहस्यमय शिक्षक आखिरकार अपना हाथ दिखाने वाला था। कल तुम कुछ सामग्री खरीदने जाओगे। क्यूई गैदरिंग पाउडर, तुम इसे कैंडी की तरह खाओगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस नालन के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ रखते हुए याओ लाओ ने गर्व से कहा, बेशक, यह कहना कि वो क्यूई गैदरिंग पिल्स को कैंडी की तरह खा सकेगा कुछ हद तक घमंडी दावा था। हालांकि याओ लाओ के कौशल को देखते हुए पर्याप्त सामग्रियों के साथ जियाओ यान को 10 क्यूई गैदरिंग पिल्स को परिष्कृत करने में मदद करना कोई समस्या नहीं थी।
हालांकि याओ लाओ के सभी घमंडी दावों के बावजूद जियाओ याओ के पास कोई उत्साह महसूस करने का समय नहीं था। याओ लाओ द्वारा कही गई प्रत्येक आवश्यक सामग्री के साथ जियाओ यान अपने दिल को और भी नीचे गिरने से नहीं रोक सका। कल मेरे लिए 50 साल पुराने इनकी लीफ लोटस फूल, 2 पके हुए सांप के जहर के फल, 20 साल पुराने स्पिरिट गैदरिंग ग्रास का एक बंडल और रैंक 2 वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्टोन तैयार करो। याओ लाओ की उदासीन आवाज आई और जब उसने जियाओ यान की कठोर और दूर की नजर देखी तो वो चौंक गया। क्या बात है? 50 साल पुराना इनकी लीफ लोटस? इतने पुराने फूल 3000 सोने के सिक्कों में बिकते हैं, और वो भी सिर्फ एक फूल के लिए। पका हुआ सांप का जहर वाला फल, इसे सबसे निचले दर्जे की कीमिया सामग्री में से एक माना जाता है। यहां तक कि फार्मेसियों में भी ये नहीं मिलता। अगर कोई इसे कभी प्राप्त करना चाहे तो उसे सिर्फ किस्मत से ही प्राप्त करना होगा, और सिर्फ एक खरीदने के लिए कम से कम 8000 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। और 20 साल पुरानी स्पिरिट गैदर ग्रास। हे भगवान, मैंने इस आइटम के बारे में सिर्फ एक बार ही नीलामी में आने के बारे में सुना है, और इसकी शुरुआती कीमत 10,500 सोने की थी। यहां तक कि रैंक 2 वाटर एट्रीब्यूट मैजिक स्टोन, जो सभी सामग्रियों में सबसे सस्ता है, के लिए भी कम से कम 2000 सोने के टुकड़ों की जरूरत होगी। जियाओ यान ने अपने पसीने से तर माथे को पोंछा और दर्द से कराहते हुए कहा, सिर्फ इन सामग्रियों की कीमत मुझे लगभग 50,000 होगी। दुनिया में मुझे इतनी बड़ी रकम कहां मिलेगी? जियाओ यान की शिकायत सुनकर याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई और मजाक में अपने कंधे उचकाए। उन सामग्रियों को प्राप्त करना आपकी समस्या है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल सामग्री को परिष्कृत करने का प्रभारी रहूंगा। अरे, हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर मैं वाकई गैदरिंग क्यू पाउडर को कैंडी की तरह खाने जा रहा हूं, तो मुझे डर है कि जियाओ कबीले की दौलत भी लागत को कवर करने में असमर्थ होगी। खुद को डांटते हुए जियाओ यान ने कुछ पछतावे के साथ तकिए के नीचे छिपाए गए हरे कार्ड को उंगलियों से छुआ। असहाय होकर उसने कहा, मेरे पास फाउंडेशन एलिक्सर को बेचने से केवल 10,000 सोना बचा है, जो आपकी जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। याओ लाओ आराम से कुर्सी पर बैठते हुए हंसे, ये दिखाते हुए कि सामग्री प्राप्त करने का मामला उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं था। अपना सिर दबाते हुए जियाओ यान ने दर्द से कराहते हुए अपने विचारों को जारी रखा। पहले मैं इस पैसे का इस्तेमाल फाउंडेशन अमृत के लिए सामग्री खरीदने में करूंगा, फिर मैं इसे नीलामी घर में बेच दूंगा, अन्यथा मुझे कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं मिलेंगे। याओ लाओ ने एक आत्मसंतुष्ट सिर हिलाया। उसके लिए फाउंडेशन अमृत जैसी निम्न श्रेणी की चीज को परिष्कृत करना कोई कठिन काम नहीं था। एक छोटी सांस छोड़ते हुए जियाओ यान अपने बिस्तर पर वापस लेट गया और फूट फूट कर हंसा। गरीब होना बेहद कष्टप्रद है। अगली सुबह जियाओ यान चुपके से कबीले से दूर वू टैन सिटी की फार्मेसियों में चला गया और फाउंडेशन अमृत के लिए जरूरी सभी सामग्री खरीद ली। उसके बाद जियाओ यान ने एक सुनसान इलाके में एक सराय की तलाश की और अंदर चला गया। चूंकि वह दूसरे लोगों के इस्तेमाल के लिए अमृत बेच रहा था, इसलिए वह याओ लाओ को बिना किसी चिंता के सामग्री को एक साथ मिलाने दे सकता था। तो पिछली बार की तरह जियाओ यान ने सबसे सस्ती और सबसे कम गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी। क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, जियाओ यान ने 7 फाउंडेशन एलिक्सर बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री खरीदी, जिसने पैसे के ग्रीन कार्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। याओ लाओ द्वारा सामग्री को परिष्कृत करने की प्रतीक्षा करते हुए जियाओ यान ने अपने हाथों में ग्रीन कार्ड को घुमाना शुरू कर दिया। अपने सिर को बेतरतीब ढंग से हिलाते हुए जियाओ यान को एहसास हुआ कि वो एक बार फिर अपनी मूल गरीबी से त्रस्त स्थिति में लौट आया है। इस बार याओ लाओ ने सभी फाउंडेशन एलिक्सर बनाने में पूरा 1 घंटा बिताया था। 7 सफेद जेड बोतलों में से प्रत्येक को बड़े करीने से टेबल पर सजाते हुए जियाओ यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रत्येक बोतल को कपड़े में सावधानी से लपेटते हुए
उसने उन्हें अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। अपनी पीठ पर एलिक्सिर को धीरे से थपथपाते हुए जियाओ यान ने खुद को और एलिक्सिर को नजरों से छिपाने के लिए अपने ऊपर एक बड़ा काला लबादा लपेटा और फिर मधुशाला से बाहर निकलते समय खुद पर हंसा। प्राइमर नीलामी घर में खजाने के निरीक्षण कक्ष के अंदर प्राइमर नीलामी की शीर्ष नीलामी करता याफी अपने सामने फाउंडेशन अमृत से भरी 7 छोटी जेड बोतलों को देखकर चौंक गई। उसकी आंखों की चमक चली गई थी और वो अनिश्चित कोण पर आगे झुक गई। खांसी। अपनी काली थैली के साथ याफी से बहुत दूर नहीं बैठे जियाओ यान ने खांसी की, जिससे वो फिर से ध्यान में आ गई। उसके हल्के सफेद हाथों ने जेड बोतलों को कोमलता से टटोला, जबकि वो अमृत की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए उसे सूंघ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने बोतलों को नीलामी के कीमियागर विशेषज्ञ गुनी को सौंप दिया। गुनी ने उससे फाउंडेशन एलिक्सिर लेते हुए बोतल का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया और फिर टिप्पणी की, ये सभी वास्तव में फाउंडेशन एलिक्सिर है। गुनी की पुष्टि सुनते ही या फी की भौहें आश्चर्य से ऊपर उठ गई। उसने अपने सामने काले लबादे वाले व्यक्ति को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अपनी पूरी अपील दिखाते हुए उसने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आधे साल बाद चाचा हमें इतना बड़ा कारोबार दिलाएंगे। अमृत कब बिकेगा? लबादे वाले व्यक्ति ने याओ लाओ की आवाज में पूछा। क्या चाचा को तुरंत पैसे की जरूरत है? अगर आप इतने व्यस्त नहीं हैं, तो मेरा सुझाव है कि 1 या 2 दिन इंतजार करें। फाउंडेशन एलिक्सिर की 7 बोतलें शायद ही कभी एक साथ बाजार में आती है। अगर आप नीलामी घर को इसका प्रचार करने देंगे तो आपका मुनाफा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा। याफी ने अपना विचार सुझाते हुए मीठी मुस्कान दी। ये सुनकर लबादाधारी आकृति कुछ पल के लिए चुप हो गई और बस एक पल के लिए पुष्टि में एक हल्की कराहट सुनाई दी। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर याफी का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक पल के लिए गायब हो गया। उसके सफेद हाथ उसके चाय के प्याले की ओर बढ़े और उसने उसे अपने होठों से लगा लिया। अब वो ये पता लगा सकती थी कि ये काली लबादाधारी आकृति रैंक 2 कीमियागर थी, रैंक 3 कीमियागर नहीं। चाय के प्याले से एक घूंट लेते हुए लबादाधारी आकृति एक बार फिर बुजुर्ग आवाज में बोली, शायद आपका नीलामी घर मुझे कुछ कीमिया सामग्री हासिल करने में मदद कर सकता है। याफी की चमकीली आंखें चमक उठीं जब वो एक कुर्सी पर बैठी और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए उसने कहा, चाचा को कौन सी सामग्री चाहिए? 450 साल पुराने इंक लीफ लोटस, 2 पके हुए सांप के जहर के फल, 20 साल पुरानी स्पिरिट गैदरिंग ग्रास का एक बंडल और एक वाटर एट्रीब्यूट रैंक 2 मैजिक कोर। याफी के बगल में सूचीबद्ध सामग्री को सुनकर गुनी का चेहरा काफी बदल गया। काले लबादे वाली आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। हे, याफी निश्चित रूप से चाचा को उन सामग्रियों को खोजने में मदद करेगी। जैसे ही मुझे किसी भी वस्तु का एक भी उल्लेख सुनाई देगा, मैं तुरंत चाचा को सूचित करूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि चाचा कहाँ रहते हैं? हम कैसे संपर्क बनाए रखेंगे? जैसा कि याफी ने पूछा, उसने गुनी को देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य नहीं दिखाया। मुझसे संपर्क करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सामग्री दिखाई देती है तो फाउंडेशन एलिक्सिर से लागत काट लें। मैं फिर से आऊंगा। काले लबादे के नीचे एक बुजुर्ग आवाज गूंजी, मेरे पास और भी काम है जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए लबादा पहने हुए आदमी ने उठकर नीलामी घर से बाहर निकल गया। कोने में मुड़ते ही उसे गायब होते देख याफी की आंखें सिकुड़ गई। क्या उसने जो सामग्री मांगी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी? गुनी शूशू। गुनी ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसने से पहले सांस छोड़ी। अगर मुझे सही से याद है तो ये सामग्री क्यूई गैदरिंग पाउडर को परिष्कृत करने और बनाने के लिए है। ये सुनते ही याफी का चेहरा तुरंत बदल गया।
क्या क्यूई गैदरिंग पाउडर बनाने का प्रयास करने से पहले रैंक 4 कीमियागर होना जरूरी नहीं है? अपना सिर हिलाते हुए गुनी ने आगे कहा, ऐसा ही लगता है। हालांकि जियामा साम्राज्य में रैंक 4 कीमियागरों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इस रहस्यमय लबादा पहने हुए व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना? याफी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। जब वो बोली, एक रैंक 4 कीमियागर, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उससे एक एहसान मांगूंगी। प्राइमर ऑक्शन हाउस की सूचना प्रसारित करने की क्षमता को देखते हुए कोई भी ये स्वीकार करने से नहीं बच सकता कि ये बेहद प्रभावी था। जियाओ यान द्वारा अपने फाउंडेशन एलिक्सिर को नीलामी घर को सौंपे जाने के बाद से मुश्किल से एक दिन बीता था, और फिर भी वो टैन शहर के लगभग हर प्रभावशाली कबीले ने पहले ही ये खबर सुन ली थी, जिससे काफी हलचल मच गई थी। इस नीलामी और पिछली नीलामी के बीच एकमात्र अंतर शो का सितारा था। पिछली नीलामी में उच्च स्तरीय जुआन डू तकनीक का प्रदर्शन किया गया था, एक ऐसा टुकड़ा जो किसी भी दिन आसमान छू सकता था। इस वजह से केवल प्रमुख शक्तियों के पास बोली लगाने की योग्यता थी। कम रैंक वाले लोग केवल लालसा में देख सकते थे, लेकिन कई लोगों के लिए फाउंडेशन एलिक्सिर एक अधिक यथार्थवादी लक्ष्य था। अपने बच्चों को जल्द से जल्द डूजे बनने में मदद करने के लिए विभिन्न कबीलों के कई बुजुर्ग फाउंडेशन एलिक्सिर जैसी लाभकारी वस्तुओं पर काफी खर्च करने को तैयार थे। फाउंडेशन एलिक्सिर की बात इतनी फैल गई थी कि वो टैन शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। यहां तक कि अपने कबीले में एकांत में रहने वाले जियाओ यान को भी खबर का पता चल गया। अशुद्ध फाउंडेशन एलिक्सिर की मात्र 7 बोतलों को लेकर मचे बवाल को देखकर जियाओ यान हैरान तो हुआ, लेकिन इस बात के लिए आभारी था कि वो इस महाद्वीप पर गोलियों के अनोखे आकर्षण की पुष्टि कर पाया। दूसरे दिन जियाओ कबीले को प्राइमर नीलामी घर से भी निमंत्रण मिला। सबसे अधिक संभावना इसलिए क्योंकि जियाओ झान ने पहले ही फाउंडेशन एलिक्सिर खरीद लिया था। कबीले के कई बुजुर्ग फाउंडेशन एलिक्सिर के दिखने में दिलचस्पी रखते थे, खासकर वे जिनके बच्चे अभी भी थे और जिन्होंने अभी तक डूज जेस का स्तर हासिल नहीं किया था। जियाओ यान ने मूल रूप से दोपहर में चुपके से बाहर निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी योजना सफल होने से पहले उसे जियाओ झान के एक दूत ने रोक दिया। जियाओ यान के पास दूत के पीछे चलने और कबीले के प्रवेश द्वार की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश द्वार पर जियाओ यान ने न केवल जियाओ झान को देखा, बल्कि वहां एकत्रित कई बुजुर्गों को भी, जो सभी उत्साह से भरे हुए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जियाओ यान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। मुस्कुराते हुए जियाओ झान ने जियाओ यान को अपने हाथ के इशारे से आगे आने के लिए कहा। जियाओ यान ने अपने पिता को उसे इशारा करते देख एक आह भरी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर जियाओ झान के बगल में खड़ी 2 आकृतियों पर पड़ी और उसकी भौहें सिकुड़ गई। एक औरत की तरह टालमटोल करना। जियाओ यू ने भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान को ताना मारा। उसे राजकुमारी के लिए पूरे दिन इंतजार करना पड़ा था। इस वजह से वो थोड़ा नाराज थी। क्या तुम सच में अपने अंतिम संस्कार के लिए इतनी जल्दी में हो? जियाओ यान ने तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया। जियाओ यू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। लगभग एक दांत टूट गया। पफट। भीड़ के बीच एक युवा युवती की मजाकिया हंसी चांदी की घंटी की तरह गूंजी। अपना सिर झुकाते हुए जियाओ यान ने भीड़ के बीच में जुन एर को देखा। उसके कंधे उचकाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी नीलामी घर जा रही हो? कबीले के मैदान में रहना वाकई बोरिंग है। मैं जब भी मौका मिले इधर उधर देखने चली जाती हूं। जुन एर भीड़ के बीच से निकलकर जियाओ यान के पास खड़ी हो गई। चलते समय उसकी खूबसूरत हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। वैसे भी तुम्हारे लिए वहां क्या है सिवाय अच्छा, वास्तव में केवल कुछ फाउंडेशन अमृत के? वहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हारे किसी काम का हो। जियाओ यान ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ पूछा।
तुम अभी भी बात करने की हिम्मत कर रही हो? अगर वो फाउंडेशन अमृत नहीं होते तो तुम मेरे स्तर के आसपास भी नहीं होती। जियाओ निंग ने कड़वाहट से जवाब दिया। उसके पैर अभी भी थोड़े अस्थिर थे, क्योंकि वो अभी हाल ही में पूरी तरह से ठीक हुआ था। वो 2 महीने पहले जियाओ यान के साथ हुई लड़ाई से अभी अभी ठीक हुआ था। लेकिन अब जब उसने उन 2 लोगों को देखा जो एक दूसरे के इतने करीब खड़े होकर उपहास का पात्र बन रहे थे, तो उसके गाल ईर्ष्या से लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो जियाओ यान द्वारा सिखाई गई सीख को भूल गया हो। इतने दर्द के बाद क्या तुम अभी भी लड़ाई के लिए तरस रहे हो? उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। जियाओ यान की अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से अस्पष्ट थी। कोई नहीं बता सकता था कि वो मुस्कुरा रहा था या नहीं। तुम। जियाओ निंग का क्रोध उसकी मुट्ठियों के कसने के साथ बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ गईं और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। एक व्यंग्य के साथ उसने कहा, अपने आप पर इतना गर्व मत करो। हालांकि तुम उस बार मुझे घायल करने में कामयाब रहे, फिर भी मुझे उस अनुभव के लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। अगर ये उपचार की अवधि नहीं होती तो मैं 9 डुआन डू क्यूई के करीब ही नहीं पहुंच पाता। ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के भीतर मैं 9 डुआन तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन फिर से लड़ना चाहेगा और कौन जीतेगा। जियाओ निंग की बात सुनकर आसपास के कुछ बुजुर्ग कबीले के लोग उसके दावे पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यहां तक कि पास में बैठा पहला बुजुर्ग भी अपने चेहरे पर गर्व की सुखद झलक नहीं छिपा सका। सच में उसका ये पोता उसे हमेशा आश्चर्यचकित करता रहा। जियाओ झान की भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ गई जब उसने पहले बुजुर्ग को देखा। जब वो सभी को जाने के लिए तैयार होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाने वाला था, तो वो रुक गया, क्योंकि उसने जियाओ यान के जियाओ निंग की ओर मुस्कुराते हुए भाव को देखा और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो जो शब्द कहने वाला था वो उसके मुंह में ही मर गया। जियाओ निंग का सामना करते हुए, जिसके चेहरे पर अभी भी वो घमंडी व्यंग्य था, जियाओ यान ने कुछ पल की चुप्पी के बाद जम्हाई ली। फिर उसने अपना सिर हिलाया और तटस्थ स्वर में बोला, अच्छा, ये काफी शर्मनाक है। अभी कुछ दिन पहले मैं गलती से 9 डुआन क्यू में प्रवेश कर गया था। मुझे डर है कि ऐसा लगता है कि आप अभी भी एक कदम पीछे हैं। जियाओ यान की बात सुनते ही आसपास के सभी कबीले के लोग चुप हो गए। जियाओ यान के भावशून्य चेहरे को देखते हुए सभी के चेहरों पर आश्चर्य और हैरानी के भाव दिखाई दिए। जियाओ यान ने कहा था कि वो गलती से आगे निकल गया, ये न जानते हुए कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। सभी के मन में एक ही विचार था, इस बच्चे ने जानबूझकर जियो निंग को उस जगह मारा था जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता था। बेचारा, बेचारा जियो निंग। जियो निंग की घमंडी मुस्कान जियाओ यान की आवाज सुनते ही कठोर हो गई। उसका मुंह धीरे धीरे फड़कने लगा और उसका गला कांपने लगा। कुछ देर तक जियो यान को लगातार घूरते रहने के बाद जियो निंग ने आखिरकार निराश भाव से पीछे हट गया। उसने सोचा था कि वो अपनी अपेक्षित सफलता के साथ कुछ प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान मिला। जेड जैसे हाथों ने एक दबे कुचले जियो निंग को सहारा दिया, जबकि जियो यू ने जियो यान को गुस्से से घूरा, मानो उसे जलाने की कोशिश कर रही हो। आश्चर्यजनक रूप से उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ नहीं कहा, बस अपने आप से सोच रही थी, ये छोटा सा कमीना आखिर कैसे प्रशिक्षण लेता है? अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वो नोवी डुआन कैसे हासिल कर सकता है? भले ही उनके बीच खटास थी, फिर भी जियाओ यान की तेजी से हो रही प्रगति से हैरान था। हाँ, जियाओ झान की हंसी फूट पड़ी। उसकी पिछली झुंझलाहट गायब हो गई जब उसने अपने कबीले के लोगों के हैरान चेहरे देखे। पहले बुजुर्ग की ओर एक नजर डालते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, नीलामी शुरू होने वाली है और देरी हुई तो हम अपना मौका खो देंगे। बुजुर्गों को मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते देख जियाओ झान खुद को रोक नहीं पाया
और खुशी से अपने बेटे के बालों को सहलाने लगा। उसने खुश स्वर में जियाओ यान की प्रशंसा की। बुरा नहीं है, तुमने अपने पिता को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। वो बूढ़ा संकी, पहला बुजुर्ग, अपने पोते की प्रतिभा के बारे में लगातार बोलता रहा, जब तक कि मुझे झुंझलाहट में खुद को मारने का मन नहीं हुआ। वो स्पष्ट रूप से चाहता है कि कबीला उसके पोते के लिए फाउंडेशन एलिक्सिर की एक बोतल में निवेश करे। इस तरह से इधर उधर भटकना कितना परेशान करने वाला बूढ़ा कंजूस है। अपने बालों को उलझाए हुए जियाओ यान ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए और मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए अनिच्छा से जवाब दिया। मूल रूप से मैं इसे प्रकट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे बस मेरा हाथ मजबूर करना पड़ा। दरवाजे से कुछ दूरी पर जियो यान के शब्दों को सुनकर जियो निंग का मुंह फड़क उठा और उसका दिल उदासी और अवसाद से भारी हो गया। प्राइमर ऑक्शन हाउस के लिए आज निश्चित रूप से पिछले आधे साल में सबसे व्यस्त दिन था। विशाल रिसेप्शन लाउंज के अंदर बहुत से लोग बातें कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, जिससे जियाओ यान के समूह का सिर शोर से दुख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भिनभिनाता हुआ कीड़ा उनके कानों में उड़ रहा हो और जाने का नाम ही नहीं ले रहा हो। भीड़ को इतनी घनी तरह से एक साथ देखकर कि एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती थी। जियाओ झान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। नीलामी घर के सुरक्षा गार्डों के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वे उनके समूह को वीआईपी प्रवेश द्वार से बाहर निकालने में मदद करें। अंदर जाने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा। नीलामी घर के अंदर हालांकि लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम नहीं थी, लेकिन बाहर के लाउंज की तुलना में यह अपेक्षाकृत शांत था। जियाओ झान ने हलचल भरे फर्श पर चारों ओर देखा और जियाओ यान और कुछ अन्य कबीले के सदस्यों के साथ अपनी सीटें खोजने के लिए आराम से चल पड़ा। किनारे की एक सीट पर बैठे जियाओ यान ने दुनिया की परवाह किए बिना अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए ऊब भरे भाव से हॉल के चारों ओर देखा। बड़ी बहन, अगले आधे साल में जियानान अकादमी में नामांकन की अवधि शुरू हो जाएगी, है ना? जियाओ यान इत्मीनान से बैठा था और लगभग सो गया था जब उसके कानों ने जियाओ निंग द्वारा पूछे गए सवाल को सुना। उस विशेष नाम के उल्लेख ने उसकी भौहों को दिलचस्पी से थोड़ा ऊपर उठा दिया। जियानान अकादमी, जियानान अकादमी, जियानान अकादमी मुख्य भूमि में एक प्रसिद्ध जियानान अकादमी, एक ऐसी ताकत से लैस थी जो आम आदमी की कल्पना से परे थी। ऐसा कहा जाता है कि जियानान अकादमी में शिक्षक बनने के लिए दाजिया शिस स्तर के बारे में होना चाहिए, और यहां तक कि प्रसिद्ध मिस्टी क्लाउडगुड भी जियानान अकादमी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। जियानान मुख्य भूमि में अकादमिया कुलों से कुछ अलग है। यदि कोई किसी कुल में शामिल होता है तो उसे न केवल कुल द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, बल्कि उसे अपनी हर हरकत पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये कुल पर वापस प्रतिबिंबित होगी। अकादमी अलग थी क्योंकि स्नातक होने के बाद सभी संबंध टूट जाते थे। भले ही ऐसा कहा जाता है, मनुष्य निर्दयी जानवर नहीं है। अकादमी जैसे हाथीदांत टॉवर में छात्र आसानी से अकादमी से जुड़ जाते हैं। स्नातक होने के बाद ये फीकी भावना ही कारण बन जाती है कि स्नातक अपनी पूरी क्षमता से अकादमी का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक व्यक्ति की मदद से शायद बहुत फर्क न पड़े, लेकिन अगर हजारों या दसियों हजार लोग मदद कर रहे हों तो ये काफी डरावनी ताकत होगी। और यही हर अकादमी का उद्देश्य था। एक अकादमी में दाखिला लेना डू तकनीक और क्यूई विधियों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा शॉर्टकट भी था। जियानान के स्तर की एक अकादमी में अगर किसी का प्रदर्शन शानदार रहा तो वो शिक्षक की नजर में आ सकता था, जो उच्च स्तर की क्यूई विधियों और डू तकनीकों के लिए दरवाजे खोल सकता था। इन दोनों के साथ एक मजबूत डू जे बनने की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्यूई विधियां, डू तकनीक और कीमिया गोलियां डू क्यूई मुख्य भूमि में 3 सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली वस्तुएं हैं। जियानान अकादमी इनमें से 2 क्षेत्रों में हावी है,
इसलिए पूरे मुख्य भूमि में लोगों का मानना है कि अगर कोई जियानान अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है तो उसे अपने भविष्य के बारे में फिर कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जियानान अकादमी से स्नातक करने वाला हर व्यक्ति एक बेहद मांग वाली प्रतिभा है जिसके भविष्य की संभावनाएं उज्जवल है। इसलिए हर साल जियामा देश भर से अनगिनत युवा किसी तरह जियानान अकादमी में प्रवेश पाने की उम्मीद में सभी तरह के विचार आजमाते हैं। इस प्रकार जियानान अकादमी निश्चित रूप से एक शानदार जगह है, हालांकि इसके नामांकन मानदंड बेहद सख्त है। 18 वर्ष की आयु से पहले नोवी डुआन डू क्यूई तक पहुंचना, ये आवश्यकताएं कई कम प्रतिभाशाली लोगों को रोकती है और इस प्रकार केवल वास्तव में प्रतिभाशाली लोग ही जियानान अकादमी में प्रवेश पा पाते हैं। जियाओ निंग की पूछताछ सुनकर जियाओ यू ने थोड़ा सिर हिलाया। जियाओ यान पर एक त्वरित नजर डालते हुए उसने गर्व से उत्तर दिया, चिंता मत करो, तुम पहले ही मानदंड पूरा कर चुके हो। इसके अलावा वो टैन सिटी में भर्ती के प्रभारी मेरे शिक्षक हैं, जो 5 स्टार दाडूशी है। इस तथ्य के साथ कि मैं यहां तुम्हारे लिए एक शब्द कहने के लिए हूं, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। उसका जवाब सुनकर जियाओ निंग का चेहरा आतिशबाजी की तरह चमक उठा और उसने उत्साह में अपना सिर हिलाया। उनकी बातचीत सुनकर जियाओ यान का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। अगर ये पहले होता तो वो केवल उच्च स्तरीय डू तकनीक और क्यूई विधियों को प्राप्त करने की उम्मीद में जियानान अकादमी में प्रवेश कर सकता था। लेकिन अब चूंकि उसके पास याओ लाओ था, जिसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई थी, एक शिक्षक के रूप में जियानान अकादमी में अब उसकी रुचि नहीं थी। क्या जियाओ यान गेगे आधे साल में जियानान अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा देने की योजना नहीं बना रहा है? जुन एर ने धीरे से पूछा, जियाओ यान की रुचि की कमी को भांपते हुए। जून एर के सवाल पर जियाओ यू ने अपनी भौं उठाई और दोनों की ओर देखा। उसने पहले ही मन बना लिया था कि अगर वो छोटा सा कमीना जियानान अकादमी जाने की कोशिश करने वाला है तो वो अपने शिक्षक से कहेगी कि वो उसे थोड़ा कष्ट दे। जियाओ यान ने अपनी नाक रगड़ी और आलस से जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन कमजोर बच्चों के झुंड के साथ क्या सीख सकता हूं? अगर मुझे डू तकनीक चाहिए होती तो छिपे हुए खजानों की तलाश में चट्टानों से कूदना ज्यादा रोमांचक होता। कितना घमंडी लहजा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अकादमी तुम्हें शामिल होने के लिए भीख मांगेगी? सिर्फ इसलिए इतना घमंडी मत बनो कि तुम में थोड़ी प्रतिभा है। जियानान अकादमी में कई लोग हैं जो आसानी से तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। वास्तव में तुम्हारे लिए प्रवेश न करना ही बेहतर होगा। तुम्हारे घृणित चरित्र को देखते हुए तुम्हें वहां सिर्फ मारपीट ही मिलेगी। जियाओ यान द्वारा उस अकादमी को तुच्छ समझने पर जिस पर उसे बहुत गर्व था, जियाओ यू ने ठंडे स्वर में कहा और उसका चेहरा ठंडा हो गया। जियाओ यान ने क्रोधित जियाओ यू पर नजर घुमाई। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था, फिर भी वो उससे परेशान नहीं हो सकता था। नालन यानरान के साथ उसका वादा 2 साल से भी कम समय में पूरा होना था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य उस महिला से आगे निकलना था। अब ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। जियाओ यान को विश्वास नहीं था कि जियानान अकादमी में कोई ऐसा भी है जो बचे हुए 2 सालों में उसे नालन यानरान से आगे निकलने में मदद कर सके। चूंकि वे उसकी मदद नहीं कर सकते थे, तो वो उस घटिया अकादमी में दाखिला लेने की जहमत क्यों उठाएगा, जब तक कि वे उसे याओ लाओ की तरह कीमिया कला में निर्देश न दे सके। लेकिन अगर वे ऐसा कर भी सके, तो क्या वे याओ लाओ के कौशल की बराबरी कर पाएंगे? अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अब अकादमी के बारे में उससे बहस न करने का फैसला किया। चारों ओर नजर घुमाने पर उसने पाया कि 2 अन्य बड़े कबीले के सदस्य भी नीलामी में शामिल हो गए थे। एक और भीड़ के गुजर जाने के बाद जियाओ यान को अचानक एक ठंडी नजर महसूस हुई। थोड़ी देर पीछे मुड़ने पर उसने महसूस किया कि नजर का मालिक वही था जिससे उसका बाजार में टकराव हुआ था, जियाली एओ। वर्तमान में
जियाली कबीले का युवा मास्टर उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूर रहा था और कभी कभी उसके बगल में जुन एर की सुंदर आकृति पर वासना भरी नजरें डाल रहा था। इससे जियाओ यान को वापस घूरना पड़ा, जिससे युवा मास्टर की ओर से एक दुष्ट मुस्कान निकली। जिया ली एओ को शांत भाव से घूरते हुए, जिसका मुंह खुलता और बंद होता रहता था, जियाओ यान मुश्किल से उसके इरादों को समझ पा रहा था। यान कबीले के छोटे बेकार कचरे, तुमने आखिरकार अपनी युवावस्था की रस्म पूरी कर ली है ना? बेहतर होगा कि युवा मास्टर को वू टैन शहर में तुम्हें न देखने दे वरना। हे जिया ली एओ को थोड़ा तिरछा करके, जो जोर से हंस पड़ी थी। जियाओ यान ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक चिपचिपी रोशनी चमक उठी। अपनी ठंडी निगाहों को हटाते हुए जियाओ यान ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि अपनी सभी 10 उंगलियों को मोड़ लिया, जबकि एक अजीब सा धक्का मुक्की वाला बल उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ जीवित हों और सांस ले रहे हों। 1 साल से ज्यादा समय तक वैक्यूम हैंड और फायर पाम को परिष्कृत करने के बाद जियाओ यान, हालांकि ये कहने में असमर्थ था कि उसके कौशल पूर्णता तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास से कह सकता था कि वह दोनों कौशलों के बीच बहुत आसानी से स्विच करने में सक्षम था। अगर जियाओ याओ किसी के साथ मुकाबला करता तो ये सुनिश्चित था कि वो जल्दी से 2 डू तकनीकों को एक साथ जारी कर सकता था और दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता था। उसके बगल में जुन एर ने जियाली एओ की ओर एक त्वरित नजर डाली। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। जियाओ यान गेगे, वो आदमी पहले से बहुत ज्यादा मजबूत लग रहा है। जियाओ यान ने सहमति में अपना सिर झुकाया, शांत भाव से जवाब दिया। पिछली बार नीलामी में उसके पिता ने एक विंड एट्रीब्यूट हाइजवान लेवल क्यूई विधि जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1 साल हो गया है और निश्चित रूप से जियाली के लिए, जो हवा के गुण वाला है, अपने पुराने डू क्यूई को नए तरीके के डू क्यूई में बदलने और इस तरह उसे पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए यह पर्याप्त समय है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी हो गया है। क्या वो वास्तव में सोचता है कि उच्च स्तरीय जुआन तकनीक इतनी दुर्लभ चीज है? जुन एर मुस्कुरा रही थी जब उसने टिप्पणी की। उसकी क्रिस्टल क्लियर आंखों के भीतर एक हल्की सुनहरी लपट बेतहाशा नाच रही थी। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और चंचलता के साथ उसने जवाब दिया, तुम जैसी अमीर युवा लड़की के लिए, जो उच्च स्तर की जुआन गुणवत्ता वाली क्यूई विधियों को पतली हवा से खींच सकती है, निश्चित रूप से ऐसा कुछ दुर्लभ नहीं है। जियाओ यान के चिढ़ाने वाले शब्दों को सुनकर जुन एर ने अपनी सफेद नाक सिकोड़ ली। अपनी आंखें घुमाते हुए उसने कुछ कड़वाहट के साथ जवाब दिया, भले ही ये दुर्लभ है, क्या जियाओ यान गेगे ने इसे अस्वीकार नहीं किया? उसकी बात सुनकर जियाओ यान शर्मिंदगी से मुस्कुराया। मंच की ओर अपनी ठोड़ी दिखाते हुए उसने कहा, नीलामी शुरू होने वाली है। जियाओ यान को अनभिज्ञता जताते देख जुन एर सिर्फ अपना सिर हिला सकती थी और अपनी नजर नीलामी मंच की ओर घुमाती थी, जो अचानक चमक उठा। अनेक आंखों के ध्यान में लाल पोशाक पहने याफी मंच पर चढ़ी। लाल पोशाक उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे दर्शकों की निगाहें जोश से भर उठीं। याफी एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ अपने कभी कभी कामुक होठों को एक हाथ के पीछे छिपाते हुए नीचे दर्शकों का सामना किया और अपनी प्यारी सी हंसी निकाली और भीड़ से कुछ शब्द कहे। अपने आकर्षण से उसने आसानी से नीलामी को वासना के उन्माद में बदल दिया। हवा में बढ़ते उत्साह को महसूस करते हुए जियाओ यान भी अपने होठों को आपस में टकराने से नहीं रोक सका। याफी वास्तव में प्राइमर नीलामी घर के मुख्य नीलामीकर्ता के खिताब की हकदार थी। कुछ ही शब्दों में उसने कमजोर इरादों वाले पुरुषों को जानवरों में बदल दिया और उनके सिर में जुनून भर दिया। इस बिंदु पर अगर याफी एक कंकड़ की नीलामी करने की कोशिश करती तो कई लोग उस कंकड़ को एक अनमोल खजाने के रूप में खरीदते। हॉल में गहन माहौल को देखते हुए याफी खुद से थोड़ी प्रसन्न थी। उसके वर्षों के प्रशिक्षण ने उसे ये बताया था
कि उसकी सुंदरता पुरुषों को कितनी दृढ़ता से प्रभावित करती है। उसके लाल होठों ने एक आकर्षक मुस्कान बनाई, क्योंकि उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर घूम रही थी और उसके चारों ओर सब कुछ देख रही थी। जब उसकी नजर जियो झान के पीछे बैठे एक युवक पर पड़ी, तो वो खुद को थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उस युवक की निगाहें मंच पर थी, लेकिन उसकी स्याही काली आंखें जो इधर उधर नाच रही थी, या फी को बता रही थी कि ये युवक उसके आकर्षक प्रदर्शन से प्रभावित नहीं था, जिससे उसकी काली भौहें आश्चर्य में थोड़ी ऊपर उठ गई। जियाओ यान से अपनी नजर हटाते हुए या फी के लाल होंठ थोड़े से खुले और एक हल्की हंसी निकली। ताली बजाते हुए वो मुस्कुराई और बोली, याफी जानती है कि आज सभी यहां क्यों आए हैं, इसलिए सामान्य एपेटाइजर को छोड़ दिया जाएगा। इसके बजाय हम मुख्य कार्यक्रम से तुरंत शुरू करेंगे। जैसे ही उसने अपना भाषण समाप्त किया, याफी ने हल्के से अपने हाथ हिलाए, जिससे मंच पर रोशनी कम हो गई। भीड़ को प्रणाम करते हुए उसने एक जेड प्लेट निकाली और प्लेट के बीच में एक छोटी सी सफेद जेड बोतल रखी। छोटी सी सफेद जेड बोतल के दिखने पर दर्शकों की निगाहें लालसा से भर गई। एक एक करके उन्होंने बोतल को अपने लिए पाने की प्रत्याशा में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। क्या किसी को हमारी पिछली नीलामी से फाउंडेशन अमृत याद है, जो हम अभी पेश कर रहे हैं? वे उसी कीमियागर द्वारा बनाए गए हैं। हमारे नीलामी घर के ग्रैंडमास्टर गुनी ने हमें आश्वासन दिया है कि प्रभावशीलता और गुणवत्ता भी समान है, इसलिए सभी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, याफी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अचानक जियो यान की ओर मुड़ते हुए एक आकर्षक और प्यारी मुस्कान के साथ उसने कहा, इससे पहले फाउंडेशन अमृत को जियो कबीले के नेता जियो झान ने खरीदा था, और इस खरीद के बाद यंग मास्टर जियो यान एक साल में 3 से 8वें डुआन डू क्यूई तक कूदने में कामयाब रहे। क्या यह फाउंडेशन अमृत के कारण था? हाफी केवल अनुमान लगा सकती है। अंत में हाफी की खूबसूरत आंखों में चालाकी की एक झलक देखी जा सकती थी। याफी की बातें सुनकर सभी की निगाहें आगे की पंक्ति पर चली गई, जब तक कि वे जियाओ यान की थोड़ी अभिभूत आकृति पर नहीं पड़ गए। चारों ओर आश्चर्य की आवाजें सुनी जा सकती थी, और हालांकि जियाओ यान की राक्षसी प्रशिक्षण गति के बारे में बात बहुत पहले ही वो तांग शहर में फैल चुकी थी, लेकिन कई लोग इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाए थे। इस प्रकार जियाओ यान को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका पाकर कई लोग विस्मय में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही इसने अपने लिए फाउंडेशन अमृत प्राप्त करने के लिए सभी के विश्वास को मजबूत किया। कुछ ही दूरी पर जियाओ यान को स्पॉटलाइट में देखकर जिया ली एओ के कोने एक व्यंग्य में बदल गए और उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। भीड़ के ध्यान में जियाओ यान अपनी सीट पर असहज रूप से मुड़ गया। उसके दिल में वो तय नहीं कर पा रहा था कि रोए या हंसे। ये महिला शानदार थी। उसने वास्तव में जियाओ यान को एक मुफ्त विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल किया। जियाओ यान के यहां एक जीवित नमूने के रूप में फाउंडेशन अमृत की कीमत कम से कम 20% से 30% तक बढ़ जाएगी। ये महिला, अगर वो व्यापारी नहीं होती तो ये सब बेकार होता। एक बार फिर आह भरते हुए, हालांकि जियाओ यान आसपास की निगाहों से परेशान था, उसे याद आया कि नीलामी में रखी गई वस्तुएं वास्तव में उसकी थी, और इसलिए वो केवल निराशा में अपना सिर हिला सकता था और मंच पर मुस्कुराती हुई याफी को एक नजर से घूर सकता था। याफी ने निडरता से जियाओ यान की घूरने की हरकतों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय एक परिपक्व, प्यारी और आकर्षक मुस्कान के साथ बेशर्मी से जवाब दिया, जिससे जियाओ यान के पीछे खड़े कुछ लोगों की लार टपक पड़ी। फाउंडेशन एलिक्सर की पहली बोतल के लिए नीलामी की कीमत 15,000 से शुरू होती है। मंच पर याफी इतनी बड़ी रकम मांगते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने फाउंडेशन एलिक्सर की कीमत मूल मूल्य से दोगुनी कर दी थी। क्या दुष्टता है! मंच के नीचे कीमत सुनकर जियाओ यान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया
और उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, महिलाएं सबसे दुष्ट प्राणी थी। हालांकि याफी द्वारा शुरुआती कीमत की घोषणा करने के बाद हॉल में सभी लोग शांत हो गए, लेकिन जल्द ही याफी द्वारा विचलित एक युवक ने जल्दी से चिल्लाया, 16,000। अपनी कीमत बताने के तुरंत बाद थोड़ा पीला चेहरा वाला युवक याफी की ओर झुककर शालीनता से पेश आने की कोशिश करता है। हालांकि वो इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि उसकी आंखें उसकी सुडौल छाती को स्पष्ट रूप से वासना से भरी नजरों से देख रही थी। उस युवक पर आंतरिक रूप से व्यंग्य करते हुए, जिसका विचार स्पष्ट रूप से उसके शरीर पर केंद्रित था, याफी ने अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखा और बाकी भीड़ से पूछा, क्या हमारे पास कोई और प्रस्ताव है? क्या कोई और लेने वाला है? 17,000, 19,000। उस शुरुआती प्रस्ताव के बाद मंच के नीचे भीड़ में लोग अपनी कीमतें बताने लगे। पहला खरीदार शर्मिंदा लग रहा था, क्योंकि उसकी शुरुआती कीमत 2 या 3 अन्य लोगों द्वारा कम कर दी गई थी, और तुरंत बैठ गया। कीमतों की लगातार बढ़ती धारा को सुनकर जियाओ यान खुद को चौंकने से नहीं रोक सका और आश्चर्य में केवल एक सांस ही छोड़ पाया। खरीदार फाउंडेशन एलिक्सिर को उस हद तक चाहते थे जो उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइमर ऑक्शन हाउस को फाउंडेशन एलिक्सिर के बारे में बात फैलाने देना आखिरकार एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। तीनों प्रमुख कुलों ने इस फाउंडेशन एलिक्सिर के संबंध में एक दर्शक की तरह रुख अपनाया, और इस प्रकार कमजोर पक्षों ने अवसर का लाभ उठाया और जो भी वे भुगतान करेंगे उसका नाम लेने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। वे सभी एक फाउंडेशन एलिक्सिर को छीनना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार फाउंडेशन एलिक्सिर जैसी कोई चीज जो किसी के डू क्यू को बढ़ा सकती है, पूरे जिया मास साम्राज्य में भी दुर्लभ थी। कीमतें घोषित होने के आधे घंटे बाद बोलियां 47,000 के आसपास रुकने के बाद पहली फाउंडेशन एलिक्सिर बेची गई। मोटे खरीदार के चेहरे पर खुशी देखकर जियाओ यान वास्तव में अवाक रह गया। उसने नहीं सोचा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की तरह फाउंडेशन एलिक्सिर को इतनी पागलपन से चाहेगा। सिर्फ एक फाउंडेशन एलिक्सिर बनाने में लगभग 1,000 सोने के सिक्के लगते हैं, लेकिन यहां एक एलिक्सिर उससे 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिकता है। इतने बड़े मुनाफे पर जियाओ यान खुद को लार टपकाए बिना नहीं रह सका। जियाओ यान ने एक पल सोचने के लिए समय लिया, अपनी ठोड़ी खुजाई और पलकें झपकाई। अगर वो याओ लाओ से कभी नहीं मिला होता, तो क्या उसे हर दिन फाउंडेशन एलिक्सिर का इस्तेमाल करने का मौका कभी मिलता? ये देखकर कि पहला फाउंडेशन एलिक्सिर इतनी बड़ी कीमत पर बेचा गया था, या फी ने राहत की सांस ली और खुद से सोचा, क्या इतनी कीमत पर रहस्यमयी कीमियागर संतुष्ट होगा? ये बहुत अच्छा होगा अगर रहस्यमयी कीमियागर को प्राइमर नीलामी घर के बारे में थोड़ी भी बेहतर धारणा हो। या फी ने अपने विचारों से अपना सिर हिलाकर नीलामी घर में मौजूद सभी लोगों को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। हंसते हुए उसने अपने हाथों में सफेद जेड की बोतलों को देखा। अंतिम 6 फाउंडेशन अमृत को विभाजित किया जाएगा और 2 के 3 समूहों के रूप में बेचा जाएगा। प्रत्येक समूह की शुरुआती कीमत 30,000 सोना होगी। फाउंडेशन अमृत की 2 बोतलों में से प्रत्येक को देखते हुए सभी लोग अजीब तरह से चुप हो गए। उन्होंने केवल एक पल के लिए दूरी पर खड़े 3 प्रमुख कुलों को देखा, लेकिन वो छोटा सा क्षण ही उन्हें ये जानने के लिए पर्याप्त था कि 3 कुल अपना कदम उठाने वाले थे। 31,000। जियाली कबीले के नेता जिया लीबी कीमत की घोषणा के बाद एक सेकंड के लिए चुप हो गए और फिर धीरे से अपनी बोली लगाई। हैं, जिया लीबी, क्या पिछली बार आपने जो क्यूई विधि खरीदी थी उसने आपके कबीले के खजाने को खाली कर दिया? अब आप इतने कंजूस कैसे हो गए? क्या आप अब 1,000 सोना भी दे सकते हैं? जिया लीबी की कीमत सुनकर एओ बापा ने अचानक मजाक उड़ाया। अपना चेहरा थोड़ा सा हिलाते हुए जिया लीबी ने एक आंख से एओ बापा को घूरा। अपमान का जवाब देने के बजाय उसने अपनी ठंडी निगाहें वापस मंच पर रखी सफेद जेड की बोतलों पर घुमाई। 35,000।
एओ बापा चिल्लाया। बोली लगाते समय उसने जिया लेई बी को मजाकिया अंदाज में देखा। 38,000। जिया लेई बी ने भी यही कहा। 45,000। एओ बापा ने दूसरे कबीले के नेता को उकसाना जारी रखा। 50,000। जब तक ये कीमत पुकारी गई, जिया लेई बी के हाथ कांपने लगे थे। हालांकि उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। जैसा कि एओ बापा ने पहले कहा था, जिया ले कबीले ने हाई लेवल जुआन क्यूई विधि खरीदने के लिए कई सालों की बचत का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार हाल ही में जिया ले कबीले की आय पहले ही 20% से 30% से अधिक कम हो गई थी। 55,000। 56,000। बाकी दर्शक इन दोनों को देखकर केवल अफसोस से आहें भर सकते थे। भले ही उनके पास पर्याप्त धन हो, फिर भी उनमें 3 महान कुलों को चुनौती देने की शक्ति नहीं थी। आखिरकार वो तांग शहर के 3 महान कुलों में से प्रत्येक में कम से कम 3 मजबूत दाडू स्तर के अभ्यासी थे। हालांकि आर्थिक शक्ति एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी जो एक कबीले का समर्थन करती थी। अगर इस आर्थिक शक्ति की रक्षा के लिए कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, तो दुनिया के धन के साथ वे अभी भी शक्तिशाली नहीं होंगे। इसलिए बाकी दर्शकों ने चतुराई से इन 2 कुलों के बीच नीलामी की लड़ाई में प्रवेश करने से परहेज किया, जबकि कभी कभी जियाओ कबीले की ओर देखा, जो अभी भी बाड़ पर बैठे थे। जब फाउंडेशन एलिक्सर की कीमत 73,000 हो गई, तो राख से भरे चेहरे वाले जिया लीबी ने आखिरकार अपना कदम पीछे खींच लिया। अपने कबीले की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वो पैसे बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राख से भरे चेहरे वाले जिया लीबी को देखकर एओ बापा ने खुशी से अपना शरीर पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान चमक उठी। जब दोनों लड़ रहे थे, याफी ने अपनी आकर्षक मुस्कान बनाए रखते हुए मंच से देखा। उसकी निगाहें एक भेड़िए की तरह थी जो एक मोटी भेड़ को देख रहा हो। जब अंतिम नीलामी मूल्य तय हो गया, तभी याफी ने अनिच्छा से अपने हाथ में छोटे हथौड़े को नीचे की ओर गिरने दिया। जब याफी ने एक बार फिर 2 फाउंडेशन एलिक्सर का एक और सेट आगे बढ़ाया, तो चुप रहने वाले जियो झान ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसकी उदासीन आवाज किसी और से पहले सुनाई दी, जिससे पहले से ही निराश जिया लीबी और भी उदास हो गई। 70,500। जीतने के दृढ़ संकल्प से भरी एक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। स्टेज पर याफी भी जियाओ झान की हिम्मत देखकर हैरान रह गई। अपनी उलझन से उबरने में थोड़ा समय लगा। आखिरकार उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या कोई और है? अपनी कुर्सी पर बैठे जिया लीबी ने मुस्कुराते हुए जियाओ झान को घूरा, गुस्से में खुद को कोसते हुए। कमीने, अगर वो नहीं होता तो मेरा जियाली कबीला इस शर्मनाक स्थिति में कैसे पहुंच जाता? उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं चमक उठीं। जिया लीबी ने अपने दांत पीसते हुए अचानक कड़वाहट से भरी आवाज में चिल्लाया, 85,000। 95,000। जिया लीबी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाते हुए जियाओ झान ने अपना हाथ हिलाया, जिससे ये आभास हुआ कि वह जिया लीबी की किसी भी बोली को पूरा करने में सक्षम है। ये देखकर कि जियो झान किसी भी कीमत पर जीतने के लिए दृढ़ था, जिया लीबी के मुंह के कोने फड़क उठे। फिर भी कोई देख सकता था कि उसकी आंखों में गहराई से वो खुशी से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। उसने अपना जबड़ा भींच लिया। 1 लाख। जिया लीबी की बोली सुनकर पूरा हॉल गूंज उठा। 1 लाख सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करके फाउंडेशन एलिक्सर की 2 बोतलें खरीदना पागलपन है। यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा नुकसान था। जिया लीबी की सावधानी पूर्वक जांच करते हुए जो ऐसा लग रहा था कि वो मौत से लड़ने के लिए तैयार था। जियो यान ने हल्के से मुस्कुराया। अपना सिर हिलाते हुए उसने धीमी आवाज में जुन एर से बात की, मैं शर्त लगाता हूं कि अगर पिताजी एक बार फिर बोली लगाते हैं तो वो आदमी इस पैसे के घाटे वाले सौदे से अपने हाथ धो लेगा। जुनेर ने अपनी लंबी पलकें झपकाई। उसने दोनों के बीच संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया था और कुछ हद तक चौंक कर उसने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसे बहुत चाहता है। हे जियाओ यान मुस्कुराया।
उसे एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। जियाओ झान जी लीबी की नवीनतम बोली सुनने के बाद चुपचाप आगे की पंक्ति में बैठ गया। अचानक खड़े होकर उसने जिया लीबी को एक अजीब नजर से देखा। अगले ही पल अचानक मुस्कुराते हुए जियाओ झान के अगले शब्दों ने जिया लीबी को स्तब्ध कर दिया। तुम जीत गए। जैसे ही जियो झान के मुंह से ये शब्द निकले, पूरा हॉल खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी की निगाहें राख से रंगे चेहरे वाले जिया लीबी की ओर मुड़ गई, जो उस पर आई विपत्ति से खुश थे। हाँ, फाउंडेशन एलिक्सर की 2 बोतलों के लिए 1,00,000 सोने के सिक्के। यह आदमी वाकई बहुत ज्यादा खर्चीला है। जिया लीबी के चेहरे पर ऐंठन देखकर जियो यान ने अपनी शर्मीली मुस्कान छिपाने की कोशिश में अपना सिर झुकाया और बुदबुदाया। खुशी से झूमते जियो यान को देखकर जुनेर मुस्कुराई और धीरे से हंसते हुए उसने कहा, आमतौर पर एक दूसरे दर्जे की गोली का बाजार मूल्य अधिकतम 30,000 सोने का होता है। फाउंडेशन एलिक्सिर एक अद्भुत दवा है जो डूजी क्यूई प्रशिक्षण की गति को बढ़ाने में सक्षम है और अपेक्षाकृत दुर्लभ है। इसलिए इसकी कीमत दूसरे दर्जे की गोली से बहुत अधिक होनी चाहिए। हालांकि इसे खरीदने के लिए 1,00,000 सोने का इस्तेमाल करना, ये जीली भी वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण है। जियाओ यान ने सहमति में सिर हिलाते हुए हंसा। उसने तड़प में अपने होंठ चाटे, फिर मुस्कुराया और कहा, अगर दूसरे दर्जे के फाउंडेशन अमृत की एक बोतल 10,000 सोने में बेची जा सकती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे महान कीमियागर सोने में तैरने में सक्षम होंगे? कीमिया महाद्वीप का सबसे धनी पेशा है, ये एक तथ्य है। हर कीमियागर के पास बहुत अधिक संपत्ति होती है। जुनेर मुस्कुरा रही थी और उसने अपना सिर हिलाया। मंच पर फाउंडेशन अमृत की ओर अपनी नजर घुमाते हुए उसने आगे कहा, जैसे जैसे कीमियागर का पद बढ़ता है, वे अक्सर अपने उत्पादों की नीलामी नहीं करते। इसके बजाय वे वस्तु विनिमय में शामिल होना पसंद करते हैं, क्योंकि अब उनके लिए पैसे का कोई मूल्य नहीं रह गया है। वस्तु विनिमय? जियाओ यान की भौहें तंग गई और उसे एहसास हुआ कि उसे इस बात की थोड़ी समझ मिल गई है कि याओ लाओ के पास इतना प्रचुर गुप्त खजाना क्यों था। हाँ, वे ऐसी गोलियों के लिए डू तकनीक, क्यूई विधियां, दुर्लभ कीमिया सामग्री या उच्च स्तर के मॉन्स्टर कोर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसके गुलाबी होठों के कोने ऊपर की ओर झुक गए और एक मुस्कान बन गई जब जुन एर ने अपना व्याख्यान जारी रखा। परिणाम स्वरूप ये अक्सर कहा जाता है कि कीमियागर महाद्वीप में सबसे ईर्ष्यापूर्ण पेशा है। सभी लोग कीमियागर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वे सपने अक्सर कठोर और अप्राप्य आवश्यकताओं के कारण चकनाचूर हो जाते हैं। कुछ हद तक पछतावे से भरी जुन एर को देखते हुए जियाओ यान ने अपनी आत्मा में परिवर्तन के लिए आभारी होकर अपनी नाक रगड़ी। बातचीत को आगे न बढ़ाने का फैसला करते हुए जियाओ यान ने अपनी नजर राख चेहरे वाली जिया लीबी की ओर घुमाई। इसी तरह जिया लीबी को जियाओ झान के शब्दों से झटका लगा। वो बेवकूफी से जियाओ झान को घूरता रहा, जिसने बोली लगाने की जंग को इतनी आसानी से छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी आंखों के कोने अविश्वास में फड़क रहे थे। ऐसा लगा जैसे आधा दिन बीत गया था, इससे पहले कि उसे आखिरकार एहसास हो। जिया लीबी ने कर्कश स्वर में कहा, कमीने, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। ये सब एक नाटक था। है, क्या तुम भी यही करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? सिवाय इसके कि हाल ही में तुम्हारा दिमाग थोड़ा विचलित था और तुम्हारा अभिनय ये बहुत नकली है। जियाओ झान ने ठहाका लगाते हुए हंसा। उसका स्वर मजाक से भरा हुआ था। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, जियाओ झान। मैं जिया लीबी उन शब्दों को याद रखूंगा। जिया लीबी ने गुस्से में कुछ सांसें लेना जारी रखा। उसकी नजर ठंडी और जहरीली थी। जियो झान ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया। एक आखिरी व्यंग्य के साथ वो या फी की ओर मुड़ा और कहा, मालकिन या फी, चलो आखिरी नीलामी शुरू करते हैं। अपना सिर हिलाते हुए या फी ने अपनी निष्पक्ष अभिव्यक्ति को बनाए रखते हुए मुस्कुराया। फिर भी
वो घटनाओं के इस मोड़ पर हंसी से पागल हो गई थी। इस नीलामी ने उसकी बेतहाशा उम्मीदों को पार कर दिया था, और जितना बेहतर मुनाफा होगा, रहस्यमय कीमियागर नीलामी घर के पक्ष में उतना ही अधिक होगा। राग से भरे चेहरे पर जिया लीबी को सांत्वना भरी मुस्कान के साथ सजाते हुए याफी एक बार फिर फाउंडेशन अमृत की आखिरी 2 बोतलें वापस लेने के लिए झुकी। एक चमकदार मुस्कान के साथ अपने गुलाबी होठों की प्रशंसा करते हुए उसने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, ये अमृत का आखिरी बैच है। इसी तरह शुरुआती बोली 30,000 है। अमृत के अंतिम बैच को देखते ही जियो झान के आसपास के कुछ बुजुर्ग कांप उठे और स्पष्ट इरादों के साथ जियो झान को जल्दी से घूरने लगे। अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे जियाओ झान ने बुजुर्गों के संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी निगाहें नीलामी घर के चारों ओर घूमती रहीं। पूरा चक्कर लगाने के बाद उसने आखिरकार ठंडे स्वर में घोषणा की, 50,000। जियाओ झान की बोली सुनकर जिया लीबी का चेहरा सख्त हो गया और उसका मुंह सहज रूप से खुलने लगा। फिर भी अपने मौजूदा वित्तीय संकट के बारे में सोचकर वो केवल अफसोस के साथ इसे बंद कर सका। दूसरे कोने में एओ बापा ने स्थिर जियाओ झान को देखा। अपनी भौं सिकोड़ते हुए और अपने हाथ के पीछे अपनी उंगलियों को हिलाते हुए एओ बापा की आंखें रहस्योद्घाटन की गति में हल्की सी झिलमिला रही थी। एक पल में वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, 55,000 इंच। वो तांग शहर के 3 बड़े कुलों के बीच एक अजीब रिश्ता था। हर कोई दूसरे 2 के कारोबार को खत्म करना चाहता था। फिर भी हर कोई दूसरे कुल के खिलाफ कार्रवाई करने से डरता था, क्योंकि ऐसा करने से तटस्थ कुल को फायदा होता। फिर भी अगर उनमें से 2 ने हाथ मिला लिया तो वे अपने साथी पर शक करने से बच नहीं सकते थे। इस प्रकार जब तक उन्हें एक पक्ष को पूरी तरह से मिटा देने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तीनों पक्ष केवल इस जटिल और भंगुर गतिरोध में बने रह सकते थे जो उनके बीच बन गया था। तीनों बड़े कुलों में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी शिकायतें थी। हर कोई दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हालांकि पहले एओ बापा ने जिया लीबी का मजाक उड़ाया था, और अब जब जियाओ झान बोली लगा रहा था तो एओ बापा जियाओ झान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार था, ताकि जियाओ कबीला थोड़ा और पैसा खो दे। एओ बापा की बोली ने जियाओ झान के चेहरे पर भाव नहीं बदला। एक सहज नजर से जियाओ झान ने पुकारा, 65,000। 65,000 एक फाउंडेशन अमृत के लिए नियमित बाजार मूल्य से थोड़ा अधिक था, लेकिन जियो झान को भी गहराई से पता था कि कुलों के बीच इस 3 तरफा संघर्ष में कम या उचित मूल्य पर फाउंडेशन अमृत खरीदना असंभव होगा। है, जियो कबीले का नेता निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खर्चीला है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे धोखा न दो। मेरे पास पहले से ही फाउंडेशन अमृत है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। जियो झान की बोली के बाद एओ बोपा ने संकोच करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जिया लेबी के भारी नुकसान के बाद वो और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। जियो झान ने एओ बापा को देखा और हंसते हुए अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मुस्कान या जो कुछ भी एओ बापा ने उसके चेहरे पर चिपकाया था, वो स्पष्ट रूप से वो आदमी नहीं था जो महसूस कर रहा था। फिर भी जियो झान ने फिर भी बाद में बड़बड़ाया, अरे, मुझे अतिरिक्त 10,000 का भुगतान करना पड़ा। ये कमीना कुछ भी अच्छा नहीं है। उन शब्दों को सुनकर जियाओ यान को लगा कि ये हास्यास्पद है। इस तरह की लड़ाई में क्या कोई अच्छे लोग थे? अगर दूसरे पक्ष को जिया लीबी जैसी मुश्किल में फंसने का डर नहीं होता तो वो निश्चित रूप से बोली को और भी बढ़ाता रहता और फिर आखिरकार मामले को खत्म कर देता। अपनी उंगलियों को थपथपाते हुए जियाओ यान ने मंच पर या फी की ओर अपनी नजर डाली, जिसने नीलामी के अंत का संकेत देते हुए अभी अभी छोटा हथौड़ा नीचे गिराया था। अंदर ही अंदर उसने राहत की सांस ली। ये धनराशि कुछ समय के लिए पर्याप्त होगी। अब जो कुछ बचा था वो था कीमिया सामग्री और याओ लाओं के लिए क्यूई गैदरिंग पाउडर को परिष्कृत करना। जल्द ही
मैं एक दूल्हे बन जाऊंगा। जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी प्रशिक्षण यात्रा में पहली बाधा दूर होने वाली थी। ये देखकर कि नीलामी समाप्त होने वाली थी, जियाओ यान ने चुपके से भागने का बहाना ढूंढ लिया। नीलामी स्थल से सावधानीपूर्वक बाहर निकलने के बाद जियाओ यान थोड़ी देर के लिए पास की एक गली में चला गया। वो एक सुनसान कोने की ओर बढ़ा और उसने वो बड़ा काला लबादा पहन लिया जो उसने पहले खरीदा था। भारी लबादे में खुद को लपेटने से उसकी हरकतें बाधित हो गई, इसलिए वो धीरे धीरे ही नीलामी स्थल पर वापस आ सका। जब से याफी ने उसे चौथे दर्जे के कीमियागर के रूप में पहचाना था, उसने रहस्यमय आदमी के किसी भी संकेत पर नजर रखने के लिए नीलामी स्थल पर एक मुखबिर को तैनात कर दिया था। नतीजतन जैसे ही जियाओ यान पहुंचा, वहां पहले से ही एक नाजुक और सुंदर युवती इंतजार कर रही थी, जो उसे पीछे ले गई और सावधानी से उसका इंतजार करने लगी। चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे जियाओ यान ने टेबल पर रखे चाय के प्याले को अपने होठों से लगाया और एक घूंट लिया। उसने अपने बगल में बैठी डरपोक युवती पर एक नजर डाली और हल्के से अपना सिर हिलाया। एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनी जा सकती थी, हालांकि जियाओ यान के होंठ कभी नहीं हिले। नीलामी समाप्त होने में कितना समय बाकी है? अचानक पूछे गए सवाल ने युवती को चौंका दिया। एक बड़े काले लबादे में लिपटी जियाओ यान को लड़की ने एक छिपी हुई नजर से देखा। फिर एक पीले चेहरे के साथ उसने अपने छोटे हाथों को कसकर जकड़ लिया और घबराते हुए जवाब दिया, सर, नीलामी पहले ही समाप्त हो चुकी है। याफी हस्तांतरण प्रक्रिया को संभाल रही है। युवती को देखकर जियाओ यान हैरान रह गया। वो एक चौंके हुए खरगोश की तरह लग रही थी। वो इतना डरावना नहीं था, है ना? उस संभावना को स्वीकार करने में अनिच्छुक उसने अपना सिर हिलाया और चुपचाप जारी रखा। सिर झुकाए एक तरफ खड़ी लड़की ने एक बार फिर चुप जियाओ यान को देखा और चुपके से एक सांस ली। जब उसने ये काम अपने हाथ में लिया था, तो मास्टर गुनी ने उसे चेतावनी दी थी कि इस रहस्यमय व्यक्ति के किसी भी अनुरोध को पूरा करने में कभी संकोच न करें, भले ही वो अनुरोध कुछ अतिरिक्त करने के लिए ही क्यों न हो। नीलामी के मैदान में 1 साल तक काम करने के बाद युवा लड़की को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि इन अतिरिक्त कार्यों के लिए क्या करना होगा। यही कारण था कि जब भी जियाओ यान बोलती थी, तो वो सिर से पैर तक कांप उठती थी। उसे डर था कि ये रहस्यमय आदमी उनमें से किसी एक अतिरिक्त कार्य का अनुरोध कर सकता है। लड़की लगभग 10 मिनट तक कांपती रही, जिसके बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आखिरकार थोड़ा आराम करने में सक्षम हुई। ओह सर, आप वास्तव में जल्दी आ गए। जूली को आपका ठीक से मनोरंजन करना चाहिए था ना। याफी की सर्पीली कमर हिल गई और उसने धीरे धीरे कमरे में चलते हुए एक आकर्षक व्यवहार दिखाया। उसका सुडौल शरीर कम आत्मनियंत्रण वाले पुरुषों को उग्र आवेगों का अनुभव करा सकता था। सक्कुबस, उसका दिल एक बार फिर चिल्लाया। जियाओ यान पीछे हट गया और हल्के से सिर हिलाया। जियाओ यान को सिर हिलाते हुए देखकर एक तरफ खड़ी युवती ने एक बार फिर सांस छोड़ी। उसने सम्मानपूर्वक झुककर जल्दी से चली गई। ये देखकर कि जियाओ यान के चेहरे पर असंतोष का कोई निशान नहीं था, याफी को राहत महसूस हुई। उसने उसे एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें स्वर्ग का आकर्षण था। उसकी मुस्कान ने जियाओ यान को एक बिजली का झटका दिया। इस जादूगरनी के साथ बातचीत करते समय जियाओ यान ने अपनी सुरक्षा में ढील देने की हिम्मत नहीं की। लबादे के नीचे उसने बिना अलंकरण वाली काली अंगूठी को सहलाया और जल्दी से याओ लाओ से बात करने की जिम्मेदारी सौंप दी। क्या नीलामी समाप्त हो गई है? हाँ, याफी ने मुस्कुराते हुए अपनी बर्फ जैसी सफेद ठुड्डी को हिलाया। याफी ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक हल्का नीला जेड कार्ड दिखाई दिया। वो हंसी, सर, ये 7 फाउंडेशन अमृत सभी 285,000 सोने के सिक्कों में नीलाम हुए। करों में कटौती के बाद बाकी पैसे इस कार्ड पर है।
जियाओ यान ने आगे बढ़कर कार लिया। ये उसके हाथ में आराम से टिका हुआ था और इसे बनाना स्पष्ट रूप से महंगा था। उसने हल्के से जेड कार्ड को सहलाया और सिर हिलाया। युवा और गोरी हथेलियों की जोड़ी को देखते हुए याफी को एक बार फिर अजीब सा एहसास हुआ। ये कीमत मेरी उम्मीदों से परे है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। याओ लाओ की आवाज सुनकर याफी को खुशी हुई। उसने जल्दी से किसी भी अजीब विचार को त्याग दिया। अपनी आकर्षक आंखों से घूरते हुए उसने अपने गुलाबी होठों को दबाया और हंसी। अगर आप बाद में भी दवा की नीलामी करना चाहते हैं तो कृपया प्राइमर नीलामी घर में आए। हम निश्चित रूप से आपको सबसे अच्छी कीमत दिलाने का प्रयास करेंगे। अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने जेड कार्ड को दूर रख दिया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद याओ लाओ की आवाज ने पूछा, मैंने जो सामग्री मांगी थी, क्या आपको वो मिल गई? उसकी लंबी और संकरी भौहें एक सुंदर चाप में मुड़ी हुई थी। याफी हल्के से हंसी। प्यारे स्वर ने जियाओ यान को कुछ हद तक सुखद आश्चर्य महसूस कराया। हां, हमारे नीलामी घर ने स्वाभाविक रूप से आपके अनुरोध को पूरा किया। याफी ने अपने हाथों से ताली बजाई और गुनी व्यक्तिगत रूप से एक जेड प्लेट पकड़े हुए आगे बढ़े। फिर वो जियाओ यान के पास रुका और झुक गया। उसने सावधानी से जेड प्लेट को मेज पर रखा और हंसते हुए कहा, सर, आपने जो सामग्री मांगी थी वो सब यहां मौजूद है। जियाओ यान की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसने अपने बगल में सामग्री से भरी प्लेट देखी। इस नीलामी घर की शक्ति कुछ कम नहीं थी। अगर वो खुद इन सामग्रियों को खरीदने की कोशिश करता तो वो बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता। लेकिन यहां ये नीलामी घर एक ही दिन में सब कुछ इकट्ठा करने में सक्षम था। इसने जियाओ यान को अपने अप्रत्याशित भाग्य पर बहुत खुश कर दिया। परेशानी के लिए खेद है। क्यूई रिफाइनिंग पाउडर के लिए सभी सामग्रियों को इकट्ठा होते देखकर याओ लाओ की उदासीन आवाज भी थोड़ी नरम हो गई। कई वर्षों तक नीलामी के फर्श पर कई लोगों के साथ बातचीत करने के बाद याफी स्वाभाविक रूप से याओ लाओ के नरम स्वर को पहचानने में सक्षम थी। वो सुखद आश्चर्यचकित थी। ये लेन देन सही निर्णय था। मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। इन सामग्रियों के लिए पैसे इसे इस कार्ड से घटाएं। यह देखकर कि जियाओ यान फिर से कार्ड निकालने वाला था, याफी तुरंत हंसी। सर, हमने इन सामग्रियों को आंतरिक रूप से प्राप्त किया है। बाहर मिलने वाली कीमत की तुलना में ये बहुत सस्ती है। आपकी 2 नीलामियों ने हमारे नीलामी घर के लिए बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। हम इन चीजों के लिए पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलो इसे अपने तरीके से करते हैं। अगर मुझे भविष्य में और सामग्री की आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ गोलियों का आदान प्रदान करूंगा। अपना सिर हिलाते हुए चतुर याओ लाओ समझ गया कि वो एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी। उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। जियो यान ने सावधानी से जेड प्लेट उठाई और उसकी सामग्री को दूर रख दिया। ठीक है, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं और मैं अब और नहीं रुकूंगा। ये देखकर कि सब कुछ संग्रहित किया गया था, जियो यान खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ हिलाए और सीधे बाहर चला गया। सर, याफी आपके साथ आएगी। याफी ने गुनी को आंख मारी। वे दोनों आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगे। जियो यान इन 2 नीलामी प्रबंधकों का अनुसरण करता है जो शालीनता से रास्ता दिखाते हैं और पीछे के कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसने अपना सिर उठाया और धीमा हो गया। जब वे पीछे के कमरे से निकल रहे थे तो नीलामी के फर्श पर 3 लोगों का एक समूह भी दिखाई दिया। तीनों लोगों पर नजर डालते हुए जियाओ यान घबराकर अपना लबादा खींचने से खुद को नहीं रोक सका। उसे एहसास हुआ कि बीच में जो व्यक्ति था वो उसका पिता जियाओ झान था। कृपया उसे मुझे देखने न दें, जियाओ यान ने प्रार्थना की।